कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही फैसले नहीं सुना रहा है। जैसे किसान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के ऊपर भरोसा करने से मना किया। दिस इज समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी रीलुक करने का एस्पेक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको बाद में ध्यान में देना चाहिए था कि क्योंकि कभी उस पर कुछ नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट। मेरा आरोप यह है कि कॉलेजियम सिस्टम जो घटती हुई ब्राह्मण जजों की संख्या है उसको बचाने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया है, ये मेरा आरोप है। क्योंकि जब कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ उसके बाद में 7 जजों की अपॉइंटमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में, 7 में से 6 जो हैं ब्राह्मण थे। लोगों ने माना नहीं है फैसले। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रिजर्वेशन के फैसले हैं लोगों ने नहीं माना है। उसी की वजह से हर फैसले के बाद संविधान में एक अमेंडमेंट लाई जाती है। और देखिए इंदिरा साहनी से लेकर तो उसके बाद में कई सारे ऐसे फैसले आए जिसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आई है, और सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स आर्टिकल 16 में आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि आखिर आरक्षण कब तक। मराठा आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है, 5 जजों की बेंच है। सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल स्थिति है कि 29 जजों में सिर्फ एक एससी और एक ओबीसी है, शेड्यूल ट्राइब तो है ही नहीं। आखिर सवाल उठता है कि इंडियन जुडिशरी में जो कॉलेजियम सिस्टम पर उसको लेकर दिन भर जो स्टॉर्म चला, जो सोशल मीडिया पर लोगों ने आपत्ति जताई है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मिश्राम साहब हैं, इनसे समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ भी हैं, संवैधानिक बेंच को भी ये पूरा मामला है। ये इसको कैसे देखते हैं, आरक्षण कब तक सुप्रीम कोर्ट जो के जज ने जो कहा, इसका क्या आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं? ये बहुत कास्टियस सवाल है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि जिस आधार पर इस देश में आरक्षण दिया गया है, जिस आधार पर इस देश में आरक्षण दिया गया है, वो आधार जब तक मिटाया नहीं जाता तब तक आरक्षण रहेगा। तो इस देश में जिस आधार पर आरक्षण दिया है वो कास्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहना चाहिए कि इस देश में कास्ट कब तक चलेगी। अभी आप सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन ही देखेंगे तो आपको कास्ट दिखाई देगी। सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन प्योरली अपर कास्ट जजों का है। वहाँ एक एससी है, एक ओबीसी है, और एक ओबीसी जो स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड ओबीसी है बट नेशनल लिस्ट में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए कि जो कास्ट है वो इस देश में परसेप्शन डिफाइन करता है एवरी ह्यूमन बीइंग का। आप चाहे तो मास्क हटा सकते हैं। आप कह रहे थे, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जाति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। इसके पीछे की क्या लॉजिक है? वो तो कह देंगे कि अब तक हम आपके बहुत सारे फैसले हम देते हैं, तो क्या बिना एससी एसटी जो डाइवर्सिटी है वो नहीं हो तो तमाम फैसले भी आपके पक्ष में आएंगे? कहेंगे लोग कि उसको क्यों मान लेते हैं? लोगों ने माना नहीं है फैसले। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रिजर्वेशन के फैसले हैं लोगों ने नहीं माना है। उसी की वजह से हर फैसले के बाद संविधान में एक अमेंडमेंट लाई जाती है। और देखिए इंदिरा साहनी से लेकर तो उसके बाद में कई सारे ऐसे फैसले आए जिसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आई है, और सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स आर्टिकल 16 में आई है। जो रिजर्वेशन के खिलाफ फैसले दिए गए थे उसको नेहरू ने भी कहा कि ये प्रॉब्लम है, ये सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का सोचना ये प्रॉब्लम है। उसकी वजह से फर्स्ट अमेंडमेंट आया और आर्टिकल 15 क्लास 4 डाल के कहा कि इस देश में रिजर्वेशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के ऊपर जितने भी फैसले दिए गए हैं उसको लोगों ने नहीं माना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलेजियम सिस्टम आप कैसे, मान लिया आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, अगर कॉलेजियम में आपका भी आदमी हो तो आपको जज बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट में भी यही स्थिति है। तो ये कैसे हो सकता है? नेशनल जुडिशियरी सिस्टम की जो मांग थी, ये सरकार कुछ ने कोशिश भी की थी लेकिन बाद में जजों ने नहीं माना। फिर चूंकि जब भी किसी सरकार को दबाव देना होता है सुप्रीम कोर्ट पर तो वो कहते हैं कि हम जुडिशियरी कमीशन लाएंगे, और फिर पता नहीं क्या सेटिंग हो जाती है, फिर वो सरकार की तरफ फैसले आने लगते हैं और कॉलेजियम सिस्टम भी बच जाता है और नेशनल जुडिशियरी कमीशन की बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। कॉलेजियम, मेरा आरोप यह है कि कॉलेजियम सिस्टम जो घटती हुई ब्राह्मण जजों की संख्या है उसको बचाने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया है, ये मेरा आरोप है। क्योंकि जब कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ उसके बाद में 7 जजों की अपॉइंटमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में, 7 में से 6 जो हैं ब्राह्मण थे और एक मुस्लिम थे, अहमदी। तो उसको बचाने के लिए लाया गया है। क्योंकि ये मुस्लिम डैमेज कंट्रोल के लिए रखा जाता है। ये तो सब लोग अपना अपना परसेप्शन से सोचते हैं, बट मुझे लगता है डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और डाइवर्सिटी जब तक ना हो, जैसे मुस्लिम की इस देश में 20% आबादी है,
तो सुप्रीम कोर्ट में उनका 20% रिप्रेजेंटेशन एज अ डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। जैसे यूके में आप देख रहे हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स कमीशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो हैं, और पर्टिकुलरली उसकी जो चेयरमैन थी, तो उन्होंने बरोनेस जाए और बरोनेस न्यूबर्जर, उन लोगों ने प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके वहाँ वीमेंस का रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़ाया है। और इथनिक माइनॉरिटी, जैसे BMW वो कहते हैं कि ब्लैक्स माइनॉरिटीज़ एंड अदर माइनॉरिटीज़, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है और वर्ल्ड ओवर ये फिनोमिना अच्छा, है। ये सच्चाई है। अगर अमेरिका में खासकर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी अश्वेत का मामला है तो उसमें कम से कम बेंच में अश्वेत जज हो, अश्वेत अटॉर्नी जनरल हो। नहीं, अमेरिका में तो सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच है, तो ऑलरेडी वहाँ पे जो है एक जज थॉमस है जो ब्लैक है, तो वो ऑलरेडी उसमें है। और साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे तो आज वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, दैट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, दैट्स ए हाईएस्ट कोर्ट इन साउथ अफ्रीका, उसका जो प्रेसिडेंट है मोगैंग, वो ब्लैक है। तो वहाँ, और मैं आपको कह रहा हूँ कि 11 में से वहाँ 5 या 6 जजेस ब्लैक हैं। वहाँ तो क्रिकेट में भी ब्लैक को रखना है। अच्छा, वो तो ये क्या माना जाए कि पूरे अब तो लोअर जुडिशरी में रिजर्वेशन है, कुछ SC ST OBC के जज आने लगे हैं। ये जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और जिस तरह से अगर जेलों में बात करें तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो पॉलिटिकल लोग भी हों, जिनके घर में 2 मुख्यमंत्री वो भी जेल में हैं, बाकी लोग पता नहीं कैसे अमेरिका लंदन भाग जाते हैं। तो इससे तो एकदम अविश्वास का माहौल है। कोई SC ST OBC के लोगों को भरोसा ही नहीं होगा आप तो जजमेंट पर, क्योंकि रिजर्वेशन के खिलाफ तो सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से गलत आते हैं। पिछले कई दिनों से आप देखेंगे कि एक अप्रोच चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही फैसले नहीं सुना रहा है। जैसे किसान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के ऊपर भरोसा करने से मना कर दिया। दिस इज समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी रीलुक करने का एस्पेक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको बाद में ध्यान में देना चाहिए था कि क्योंकि कमेटी उस पर कुछ नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि किसानों से वो निपट नहीं सकते हैं। अब वो तो आपका परसेप्शन है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब उन्होंने इस बात को सुना कि किसान ने कहा कि हमें भरोसा नहीं है, और पर्टिकुलरली नरेश टिकैत ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है, और उन्होंने फिर एक इंटरव्यू में भी कहा कि हमें पता है कि आप में से कैसे लोग होते हैं, आप यहाँ फैसले देते हो और बाद में राज्यसभा में चले जाते हो, तो पर्टिकुलरली गोगोई के बारे में कहा। अच्छा, अगर किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के शख्स ने कहा था तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जेल हो जाए उसको तो मुझे लगता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रिडिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का बोलने का अधिकार इस देश में बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, अदरवाइज डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों का बोलने का अधिकार, और यदि आप पब्लिक अथॉरिटी हैं तो you should be within the gaze of the people, you should be within the reach of the criticism of the people। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो वर्ल्ड में देखा जाता है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ US में, जैसे 1906 की उनकी फर्स्ट केस है, शरीफ नाम की बहुत फेमस केस है। और फिर आप देखेंगे कि UK में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उन्होंने तो उसको विड्रॉ किया है, उस मतलब रिपील किया उस लॉ को, तो उनके तरफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को देखने के मायने हैं वो बहुत डिफरेंट है। हमारे देश में बहुत गलत तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इंटरप्रीट किया जाता है। नहीं, वो तो 1 रुपया देकर छूट जा रहा है आपको। अच्छा, बताइए, ये क्या हमारे जो वकील हैं उन पर भी असर होता होगा? जब कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है जुडिशरी में तो वकीलों की जाती है, पता चलता। बताता हूँ, एक कोर्ट में मैं केस लड़ने के लिए गया और वो क्लिंचिंग केस है, हमारे फेवर में आने वाला केस है, या फिर उस केस में जो है ऐसा माना जा सकता था कि हम लोग जीत सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हमारे फेवर में हैं। मैं कम से कम 10 से 15 बार हाई कोर्ट ट्रैवल किया उस केस के लिए। जितना पैसा क्लाइंट ने दिया वो ट्रैवल खर्चा करने में चला गया। जज बार बार उसके ऊपर एडजमेंट दे रहा है, उस केस में बार बार एडजमेंट दे रहा है। और जब मैं एजिटेट किया तो उसके बाद में जब भी मैं देखता हूँ तो वो जज केस फेंक देता है। तो आई टेल यू कि SC ST के केसेस में बहुत प्रेजुडाइज्ड है जजेस, और बोलने वाला, आर्गूमेंट करने वाला और मेरिटोरियस लॉयर, पर्टिकुलरली इस बैकग्राउंड से, मुझे लगता है यदि वो उनको थोड़ा सा भी हिंट हो उस पर्टिकुलर पर्सन के बैकग्राउंड के बारे में तो वो लाइक नहीं करते हैं। और सेकेंडली बहुत बड़ा प्रेजुडाइज है कि जब मैं जैसे अभी मैं किसी कोर्ट में जा रहा हूँ तो मुझे पहले ही मालूम है कि मैं जिन जजों के सामने आर्गूमेंट करने वाला हूँ उनका सोचने का तरीका, उनका सोशल बैकग्राउंड, उनका परसेप्शन ऑफ टूवर्ड्स द थिंग,
उनका लीगल अंडरस्टैंडिंग, उनका रिजर्वेशन की तरफ देखने का नज़रिया, ये सारा ऑल टुगेदर मुझसे अपोजिट है। और आई वाज मतलब ये मेरे लिए ऐसी चीज़ है कि पत्थर पर जाकर अपना सर फोड़ो, फिर भी वो ब्लड निकलेगा, बट वो लोग जो है सुधरेंगे नहीं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि रिजर्वेशन इन जुडिशियरी SC ST के लिए प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जो जजों को अनब्राइडल्ड प्रोटेक्शन दिया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट ने, जिसके तहत उनको इम्पीच करने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 मेंबर पार्लियामेंट्स की ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है। 10 मेंबर पार्लियामेंट्स राज्यसभा में और 20 मेंबर पार्लियामेंट्स लोकसभा में इस तरह का होना चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिफिकेशन स्कैलेट किया है जजों को अपॉइंट करने के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी को जज बनना है तो 10 साल का वकील होना चाहिए। 217 में कहता है कि हाई कोर्ट में किसी को जज बनना है तो उसका 10 ईयर्स का वकील होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि यदि आपको हाई कोर्ट में जज बनने का है तो आपको अराउंड 20 ईयर्स का प्रैक्टिस मांगता है। आपका ये इन लोगों ने खुद से कर दिया, खुद सेट किया है, इट्स अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर ने ये सारे प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित कर रखे हैं पहले से, फिर भी उसके खिलाफ जाकर इन लोगों ने कहा 20 साल का होना चाहिए, उसका 7 साल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे ज्यादा बैरिस्टर थे, डॉक्टर अंबेडकर बैरिस्टर थे, नेहरू ने वकील की पढ़ाई की थी, सरदार पटेल पढ़े लिखे थे, राजेंद्र प्रसाद तक वकील थे। यस, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो तो दैट वाज अ लीग ऑफ बैरिस्टर्स आई टेल यू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आपका 7 लाख रुपीज़ पर एनम इनकम, नेट इनकम होना चाहिए, ठीक है, और आपका 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इस्केलेशन ऑफ जो एलिजिबिलिटी है उसमें जो SC ST OBC के लोग हैं उनको आमदनी कितनी चाहिए? उन्होंने मिनिमम 7 लाख रखा है। अच्छा, मतलब 50,000 का महीना, 50-60 हज़ार रुपये महीना आप कमाते हो? कमाते नहीं, that is a इनकम मतलब आफ्टर पेइंग एवरीथिंग आपके पास इतना बचते रहना चाहिए पिछले 5 साल में, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इनकम मेरे मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के पीरियड में। मुझे लगता है कि 7 लाख तो कोई भी नॉर्मल एडवोकेट पर कमा लेता है। बट जो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप मांग रहे हैं, कि जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि एमी कोनी बैरेट जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनी, शी इज़ इन 40s वहाँ पे, और उसने जो है सीनेट को 4 दिन फेस किया, ठीक है। 4 दिन मैं आपको कह रहा हूँ कि सीनेट के बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, जुडिशियरी कमेटी है, और ऐसे ऐसे रिपब्लिकन्स को और डेमोक्रेट्स को उसने फेस किया और उनके सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया, और आज शी इज़ ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर इन US। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, यहाँ जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें जो जज हैं, इनको संसद की कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है जिसके सामने पेश होना पड़ता है? मेरा ये कहना है कि ये मैं सॉल्यूशन के तौर पर आपको देना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है कि पार्लियामेंट अपनी कमेटी, जैसे US में है वैसी एक कमेटी बनाए, और जिन लोगों का रिकमेंडेशन ये कॉलेजियम कर रहा है, जिसके मैं अपोजिट हूँ, बट फिर भी यदि ये रिकमेंडेशन कर रहा है तो हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी इनका 3 चीज़ों का इवैल्यूएशन करे। इनका प्रिजुडाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना चाहिए कि SC ST OBC के खिलाफ प्रिजुडाइस तो नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए अधिकार लिखे गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये देखना चाहिए कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अंडरस्टैंडिंग कितना है। तो ये इससे अच्छा ये तो फिर तो मुझे तो लगता है फिर तो रिजर्वेशन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप भागीदारी दीजिए, 4 जज जो 3 जज। आप मुझे ये कहना है कि रिजर्वेशन तो 100% मतलब वहाँ तो होना ही चाहिए। रिजर्वेशन तो जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है SC ST OBC को, वो तो होना ही चाहिए, बट पार्लियामेंट की अपनी भी कमेटी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि SC ST OBC के जो जज बनते हैं वो भी इनके ही होते हैं, ठीक है। मैं समझ गया। तो इसी 131 सांसद आजकल हैं, तो इसीलिए जो है वो बंदे का मेरिट इवैल्यूएट करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, जहाँ इसकी जांच होनी चाहिए इस बंदे की। अमेरिका में ऐसा होता है, वहाँ होता है जुडिशियरी, सीनियर जुडिशियरी कमेटी है, और वहाँ 4 दिन कंप्लीट जांच होता है। उसके पहले भी होता है, लोगों को भी लेटर लिखकर उनको सवाल पूछने का अधिकार। हाँ, और फिर इनका जो है मेरिट कॉम्पिटेंस, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, इनकी जो जितनी भी लिंक्स होती है बिफोर बिकमिंग अ जज, मतलब वो जब उनका नॉमिनेशन के पहले, उसकी जांच होनी चाहिए, कैरेक्टर की जांच होनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि भैया रात भर ये दारू पी के तो नहीं सो के रहता है,
ठीक है, ये भी, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप रात भर दारू पी के रहेंगे तो सुबह कोर्ट में फाइल पढ़ के नहीं आएंगे तो आप कैसे जस्टिस करेंगे। भारत में कैरेक्टर को रिश्तों से जोड़ दिया गया, जबकि सच्चाई है कि आपके एथिक्स को देखा जाता है कि आप बेईमान तो नहीं है, करप्ट तो नहीं है। अब सोचिए, भारत एक लौता देश है जहाँ कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं, जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ना कोई परीक्षा ना एग्जाम, जज को बनाता है। और सच्चाई है कि अब तक सिर्फ 5 शेड्यूल कास्ट के जज बन पाए हैं। 5 बन पाए, 5 बन पाए। सबसे पहले जो है वो मद्रास से आए थे। वो भी करुणानिधि जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक जज थे, वहाँ मद्रास में भी कोई SC जज नहीं था। तो मद्रास में जो है फिर उन्होंने पहले उसको मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया और फिर देन ही वाज इलेवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। और इस तरह से जो है 5 जजेस आए। अभी जो लेटेस्ट जज है वो 5th है। तो यदि अभी एक चीफ जस्टिस बना हुआ है हमारे देश में, ठीक है, और आप देखेंगे कि 48 या 49 के आसपास जो भी होगा नंबर, वो हमने चीफ जस्टिस बना चुके हैं हमारे देश में। और मेरा डाइवर्सिटी रिपोर्ट देखा होगा आपने कि मैंने जजों के बारे में, सोचिए जो मीडिया आपको दिखा रही है, एक DGP जिसको पद से हटा दिया जाता है, उसके बाद आरोप लगाता है, उसको लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे। इसी देश में सिटिंग कोलकाता हाई कोर्ट के जजों पर आरोप लगाते हैं जस्टिस कर्णन, और उनको जेल भेज दिया जाता है। ये है इस देश में न्याय की प्रक्रिया। आप लोग तय कीजिए कि क्या इस देश की न्याय व्यवस्था भी प्रीजुडिस कास्टिस्ट है कि नहीं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।